आपको शाबाश। थैंक यू दोस्तों। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोग अपने वीडियो को खोल ले दोस्तों। आज हम थैंक यू। अब ध्यान के बाद हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। इस पुस्तक का नाम मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स और इसके राइटर हैं डॉक्टर ब्रायन विज। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अध्याय में। यस, लेखक कहते हैं, मेरा ध्यान कैथरीन पर फिर लौटा और मैंने उससे उसी दौर में आगे जाने को कहा। तब कैथरीन कह रही है, अब मेरी शादी हो चुकी है, हमारे घर में एक बड़ा कमरा है, मेरे पति के बाल भूरे हैं, मैं उन्हें पहले से नहीं जानती। मतलब वह कैथरीन के वर्तमान जीवन से जुड़ा इंसान नहीं है। हमारे अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। वह मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम खुश हैं। इस दौरान वह अपने पैतृक घर के अत्याचार से सफलतापूर्वक बाहर निकल आई थी। मैंने उससे पूछा, क्या वह जिस इलाके में रह रही है उसे पहचान सकती है? ब्रेनिंगटन। कैथरीन थोड़ी झिझकने के साथ फुसफुसाई, मैं किताबें देख रही हूँ जिन पर पुराने से अजीब तरह के कवर है। एक बड़ी किताब चमड़े के पट्टे के साथ बंद है, वह बाइबल है। यहाँ बड़े बड़े व आकर्षक पत्र भी है, गैलिल भाषा में। यह उसने कुछ और शब्द कहे जिन्हें मैं समझ नहीं सका। वे शब्द गैलिल भाषा में थे या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हम समुद्र से दूर अंदर की ओर रहते हैं। काउंटी ब्रेनिंगटन। मुझे एक खेत दिख रहा है जिसमें सूअर और भेड़ें हैं। यह हमारा खेत है। वह उस दौर में काफ़ी आगे निकल चुकी थी। हमारे 2 लड़के हैं। बड़े लड़के की शादी हो चुकी है। मैं चर्च की मीनार देख सकती हूँ। पत्थरों से बनी एक बहुत पुरानी इमारत। अचानक उसके सिर में जैसे कोई चोट लगी और वह अपने बाएं कपाल को पकड़कर दर्द से भर गई। उसने बताया कि वह पत्थर की सीढ़ियों से गिर पड़ी है, लेकिन वह बच गई है। उसकी मौत बुढ़ापे में हुई और मौत के वक्त उसका परिवार उसके बिस्तर को घेरे खड़ा था। अपनी मौत के बाद उसकी आत्मा फिर से शरीर के ऊपर तैर रही थी, लेकिन इस बार वह व्याकुल या उलझन में नहीं थी। मैं उस चमकीली रोशनी से परिचित हूँ। मतलब उसको जब उसकी आत्मा ऊपर जाती है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तो वो बोल रही है कि मैं उस चमकीली रोशनी से परिचित हूँ। वह आश्चर्यजनक है। हमें इस रोशनी से ऊर्जा मिलती है। मौत के बाद वह 2 जीवन कालों के बीच विश्राम अवस्था में थी। कई मिनट खामोशी में बीत गए। अचानक वह बोली, लेकिन हमेशा की तरह निकलने वाली धीमी फुसफुसाहट वाले स्वर में नहीं। उसकी आवाज़ भारी, ऊंची और बिना हिचकिचाहट वाली थी। हमारा उद्देश्य है सीखना, ज्ञान के जरिए ईश्वर जैसा बनना। हम बहुत थोड़ा जानते हैं। आप यहाँ मेरे शिक्षक के रूप में हैं। वो कैथरीन लेखक को बोल रही है, मुझे बहुत कुछ सीखना है। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुँचते हैं।
और फिर विश्राम करते हैं। उसके बाद हम फिर से लौटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मैं एकदम चुप था। यह उसकी मौत के बाद नए जन्म से पूर्व की अवस्था से आया संदेश था। इस संदेश का मूल स्रोत कौन था? आवाज़ कैथरीन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वह कभी इस तरह से नहीं बोलती थी और न तो ऐसे शब्द और वाक्यांश प्रयोग में लाती थी। यहाँ तक कि उसका स्वर भी बिल्कुल भिन्न था। इस पड़ाव पर मुझे लगा कि हालांकि कैथरीन शब्दों को बोल रही है, परंतु ये उसके विचार नहीं है। वह तो उतना ही बता रही थी जो उसे बताया गया था। उसने बाद में विचारों के स्रोत को गुरुजनों के रूप में मतलब और जो बड़ी सोल आत्मा होती है वो गुरुजन के रूप में उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे। गुरुजनों के रूप में, उच्च विकसित आत्माओं के रूप में, जो कभी शरीरों में नहीं है पहचाना। वे उसके द्वारा मुझसे बोल रहे थे, कैथरीन के द्वारा लेखक को बोल रहे थे। कैथरीन न केवल पिछले जीवन कालों में प्रतिगमन कर सकती थी, बल्कि वह बहुत उच्च किस्म के ज्ञान की वाहक भी बन रही थी। मतलब वह संदेश को अपनी तरफ लेकर बता रही थी। सुंदरतम ज्ञान। मुझे अपने ध्येय पर बने रहने में परेशानी हो रही थी। एक नया आयाम सामने आ चुका था। कैथरीन ने कभी भी निकट मृत्यु अनुभवों के विशेषज्ञ लोग डॉक्टर एलिजबेथ कुबलर रास या डॉक्टर रेमंड मूरी के अध्ययन को नहीं पढ़ा था। उसने कभी भी तिब्बतन बुक ऑफ डेड के बारे में नहीं सुना था। फिर भी वह ऐसा कुछ बता रही थी जो इन किताबों में लिखा था। यह एक तरह का प्रमाण ही तो था। यदि वहाँ और तथ्य और विस्तृत व्याख्याएं मिलती है तो मुझे उनको प्रमाणित करना है। मेरा संशय डामाडोल हो गया था, पर अभी तक बाकी था। हो सकता है मैं उसके निकट मृत्यु अनुभव के बारे में किसी पत्रिका का लेख पढ़ रहा होगा या कोई टीवी इंटरव्यू देख रहा होगा। यद्यपि वह जागृत अवस्था में किसी ऐसे शो या लेख के बारे में कुछ नहीं जानती थी। संभवतः ऐसा कुछ उसके अवचेतन स्मृतियों में संग्रह रहा होगा, लेकिन इन संशयों के बावजूद वह किताबों में लिखी घटनाओं में आगे मध्यावस्था से संदेश प्रसारित कर रही थी। काश मेरे पास और तथ्य होते। जागने के बाद कैथरीन को अपने पूर्व जीवन काल की घटनाएं हमेशा की तरह याद थी। हालांकि उसे एलिजाबेथ के रूप में अपने मृत्यु के बाद का कुछ याद नहीं था। भविष्य में वह मध्यावस्था के वर्णन को याद नहीं रख पाएगी। उसे केवल अपने जीवन काल याद रहेंगे। ज्ञान के जरिए हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। हम अपने रास्ते पर थे। अब अध्याय 4 चालू हो रहा है। यहाँ पे अध्याय 3 हो गए हैं। आप लोग बताएं, क्या मैं पढ़ूं 1-2 पेज? 4 अध्याय चालू करूं? हाँ, करूं? सब ठीक लोग है, बोल रहे हैं। सब लोग ठीक बोल रहे हैं। है, ठीक ओके। है। ओके, थैंक यू। मैं एक चौकोर सफ़ेद मकान देख रही हूँ जिसके सामने एक रेतीली सड़क है। लोग घोड़ों पर आगे और पीछे आ जा रहे हैं। कैथरीन अपनी साधारण स्वप्निल फुसफुसाहट में बता रही थी। वहाँ कई पेड़ हैं, कुछ पौधे भी दिख रहे हैं। एक बड़ा मकान है जिसके साथ छोटे मकानों का झुंड है, बिल्कुल गुलामों के मकानों जैसे। यहाँ बहुत गर्मी है। यह दक्षिण दिशा में कोई जगह है, वर्जीनिया। उसने सोचा। अच्छा। यह सन कौन सी ईस्वी है?
73 है और वह एक बच्ची है। यहाँ घोड़े हैं और बहुत सी फसलें हैं, मक्का और तंबाकू। वह और दूसरे नौकर बड़े घर के रसोई घर में खाना खाते हैं। वह एक हबशी है और उसका नाम एब्बी है। उसे कुछ पूर्वाभास हो रहा है और वह बेचैन है। मुख्य घर में आग लगी है और उसने उसे आग में जलते हुए देखा। मैं उसे 15 साल और आगे ले गया। 1888 के काल में मैं एक पुरानी पोशाक पहने हुए हूँ। एक घर के दूसरे माले पर कांच की सफाई कर रही हूँ। यह एक ईंटों से बना घर है जिसमें खिड़कियां हैं। उनमें बहुत से फलक हैं। कांच लहरियादार है, सपाट नहीं है और इसके निचले सिरे पर घुंडियां है। इस घर के मालिक का नाम जेम्स मैनसन है। उसके पास 3 बटनों वाला एक अजीब सा कोट है और उस पर काले रंग की कॉलर है। उसकी दाढ़ी है। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ, जैसे कि कोई कैथरीन की वर्तमान जिंदगी से जुड़ा व्यक्ति हो। वह मुझसे ठीक से पेश आता है। मैं इस इलाके में एक मकान में रहती हूँ। मैं कमरों की सफाई करती, स्कूल भी है, लेकिन मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं मक्खन भी बनाती हूँ, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए और विवरण पर अधिक ध्यान देते हुए कैथरीन धीमे से फुसफुसा रही थी। अगले 5 मिनट में मैंने उससे सीखा कि मक्खन कैसे बनाया जाता है। एब्बी का मक्खन बनाने का ज्ञान कैथरीन के लिए भी नया था। मैं उसे उस दौर में और आगे ले गया। मैं किसी के साथ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोनों शादीशुदा हैं। हम साथ सोते हैं, पर हम हमेशा साथ नहीं रहते। मैं उसके लिए अच्छा महसूस करती हूँ, लेकिन कुछ खास नहीं। मुझे वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ सेब के पेड़ और बतके हैं। दूसरे लोग दूरी पर है। मैं सेब चुन रही हूँ। एप्पल के झाड़ है, मतलब कुछ है जो मेरी आंखों में चुभ रहा है। कैथरीन अपनी बंद आंख किए ही मुंह बना रही थी। यह धुआं है। उसे हवा इस ओर बहा रही है। धुआं लकड़ी जलने का है। वे लोग लकड़ी के पीपे जला रहे हैं। अब वह सांस खांस रही थी। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग लकड़ी के पीपों को पानी से सुरक्षित रखने के लिए काला कर रहे हैं, कोलतार लगा रहे हैं ऐसा। पिछले सप्ताह के जोशीले सत्र के बाद मैं जीवन और मृत्यु के बीच की मध्यावस्था तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। हम दोनों पहले ही उसके नौकर की तरह उसके जीवन काल में छानबीन में लगभग 90 मिनट गुजार चुके थे। मैंने इस दौरान बिस्तर बनाना, मक्खन और पीपों के बारे में ज्ञान लिया था। मैं एक और आध्यात्मिक पाठ के लिए लालायित था। अपना धैर्य छोड़ते हुए मैंने उसे मृत्यु की ओर बढ़ाया। सांस लेना कठिन है। मेरा वक्षस्थल बहुत दर्द कर रहा है। कैथरीन हाँफ रही थी, मानो उसे वाकई दर्द हो रहा था। मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। वह तेजी से धड़क रहा है। मैं बहुत ठंडी हो गई हूँ। मेरा शरीर काँप रहा है। कैथरीन को भी सिहरन होने लगी। कमरे में कुछ लोग मौजूद हैं। मुझे कुछ पत्तियां पीने को दे रहे हैं। इसकी गंध अजीब सी है और वे लोग मेरे वक्ष स्थल पर लेप कर रहे हैं। बुखार पर मुझे बहुत ठंड लग रही है। मतलब कैथरीन को जब लेखक ने और आगे जाने को उसके मृत्यु के समीप बोला, तब उस समय का वह वर्णन कर रही है। वह चुपचाप चिरनिद्रा में चली गई। छत की ऊंचाई पर तैरते हुए उसकी आत्मा बिस्तर पर पड़े अपने शरीर को देख सकती है थी। उम्र के 60वें दौर में एक छोटी निस्तेज महिला, उसकी आत्मा
सिर्फ तैर रही थी कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। वह उस दिव्य रोशनी से परिचित थी। वह खुद ही उसकी ओर बढ़ रही थी। रोशनी और चमकदार होती जा रही थी, और ज्यादा प्रकाशवान। हमने मौन इंतजार किया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अचानक वह एक दूसरे जीवन काल में थी। एब्बी से हजारों साल, मतलब जब वह हबशी थी, उससे हजारों साल पहले के जीवन काल में वो चली गई। कैथरीन धीरे से फुसफुसा रही थी। मुझे बहुत सारी लहसुन दिख रही है, एक खुले कमरे में लटकी हुई। मैं उसकी गंध सूंघ सकती हूँ। यह विश्राम किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि लहसुन खून में बहुत से रोगों को नष्ट करती है और शरीर को शुद्ध करती है, लेकिन इसे हमको हर रोज लेना जरूरी होगा। लहसुन बाहर भी है, एक बगीचे के मुहाने पर। वहाँ कुछ और औषधियाँ भी है, अंजीर, खजूर और दूसरी जड़ी बूटियाँ। ये पौधे आपकी मदद करते हैं। मेरी माँ लहसुन और दूसरी जड़ी बूटियाँ खरीद रही है। मेरे घर में कोई बीमार है, वहाँ अजीब सी जड़ियाँ रखी है। उन जड़ियों को मुंह या कान या फिर किसी अन्य अंग में कुछ देर रखा जाता है। हमें बस अंदर रखना होता है। मैं दाढ़ी वाले एक बूढ़े को देख रही हूँ। वह गांव के उपचारकों में से एक है। वह हमें बताता है कि क्या करना चाहिए। यहाँ किस तरह का प्लेग रोग फैला है, लोगों को मार रहा है। वे शवों का संलेपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बीमारी का डर है। मृतकों को ऐसे ही जमीन में दफन किया जा सक रहा है। लोग ऐसा करने से बिल्कुल खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि इस तरह आत्मा भटकती रहेगी। कैथरीन के मृत्यु उपरांत अनुभवों से विपरीत, लेकिन बहुत से लोग मर चुके हैं। जानवर भी मर रहे हैं। पानी, बाढ़, लोग बाढ़ के कारण बीमार हो रहे हैं। उसे अभी अभी आभास हुआ कि वह एक महामारी की बात कर रही है। मुझे भी पानी के कारण कोई बीमारी हुई है। इससे पेट में दर्द होता है। वह आंत और आमाशय से जुड़ी कोई बीमारी है। इसमें हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। मेरे शरीर से भी पानी निकल रहा है और उसकी पूर्ति के लिए मैं और पानी पी रही हूँ, लेकिन ऐसा करना ही हमें मार रहा है क्योंकि बाढ़ के कारण पानी दूषित हो चुका है और वह पी पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं फिर से पानी पी रही हूँ। मैं अपनी माँ और भाइयों को देख रही हूँ। मेरे पिता पहले ही मर चुके हैं। मेरे भाई भी बहुत बीमार हैं। उस समय मैं और आगे ले जाने के लिए पहले मैंने उसे विराम दिया। मैं उसकी मौत व उसके बाद के जीवन के बारे में धारणा और उसमें बदलाव को लेकर मंत्रमुग्ध था, और फिर भी उसका मृत्यु का अनुभव एक बहुत बहुरूपता लिए था। हर बार बिल्कुल एक जैसा। उसका एक जागृत हिस्सा मौत के साथ उसके शरीर को छोड़ देता है और ऊपर तैरता रहता है, और फिर एक अद्भुत ऊर्जामय प्रकाश की ओर खींचता चला जाता है। तो हम आज यहीं पे पूरा करते हैं क्योंकि अभी और 4-5 पेज है ना। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, तो थोड़ा 4-5 पेज पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जरूर जरूर, बहुत वैसे इंटरेस्टिंग। हम स्टॉप कर देते हैं और कंटिन्यू चालू करते हैं तो हमारा वो कनेक्शन तो हो जाता है ना। हाँ हाँ, थोड़ा सा पीछे से हो जाता। हाँ हाँ, हालांकि याद क्योंकि सुन रहा हूँ क्योंकि ये। यह याद नहीं, लेकिन लेखक क्या है, जब उसको हिप्नोटिज्म कर रहे हैं बार बार, वो कितनी सदियों के पीछे चले जाती है और उनको उसका बचपन, उसकी जवानी और उसकी मृत्यु, वो तीनों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मृत्यु के समय उसको क्या महसूस हो रहा है,
हर बार वो चेक कर रहे हैं कि हमेशा मृत्यु के बाद उसका शरीर, उसकी आत्मा ऊपर तैरती है और सामने उसको एक रोशनी दिखती है। वो रोशनी में चली जा रही है और फिर से वो अचानक दूसरे किसी सदी में चली जाती है। मतलब इस तरह वो कंटिन्यू हो रहा है और लेखक को नई नई चीज जानने को मिल रही है। एग्जैक्ट। ये तो बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर बुक है ये। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सुषमा जी। हम्म।